नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की बुक जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट की, इसको सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से हमने अब तक 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। अब आज का जो हमारा मैराथन रहेगा यह हिस्ट्री का है दोस्तों, क्योंकि हमने जो पिछला वीडियो अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का अपलोड किया, उससे पहले इंडियन ज्योग्राफी का अपलोड किया, तो उसमें हमने पूछा था कि आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो सॉल्व कराया जाए। तो उसमें कई लोग जो है कमेंट किए कि हिस्ट्री का, एशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन अपलोड किया जाए सर। तो इसमें जो है दोस्तों अंकित भाटी सर के सभी उसमें कवर किए गए प्रश्न हैं। तो इसमें हम सभी को 175 प्रश्न दिए गए हैं अंकित भाटी सर की बुक में, और इसको हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे दोस्तों, जिसमें से आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी शामिल हैं। ये 2021 के भी हैं और 2022 के भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। टोटल 175 प्रश्न हैं। अगर बात करें दोस्तों, जो हमने अभी वीडियो अपलोड किया है इंडियन ज्योग्राफी और एक अपलोड किया है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, अगर आप यह दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपके जो है आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। चलिए हिस्ट्री का प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि संगमरमर पर पिएट्रा डुएरा, जिसे पित्रादुरा भी कहा जाता है, पित्रादुरा या फिर रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में लोकप्रिय था? किसके समय में था दोस्तों? अकबर के, शाहजहां के, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? तो पित्राडुरा शैली की बात की जा रही है, तो यह दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में प्रसिद्ध थी दोस्तों। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। और यह प्रश्न दो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों, 15 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, विगत वर्षों के क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे आपको दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, दूसरा पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का जो है पहली बार उपयोग कब किया गया था, यह हमसे पूछा गया है। यह भी प्रश्न जो है आपका 15 अक्टूबर 2022 को पूछा गया था। तो तांबे का उपयोग पहली बार कब किया गया था? मध्य पाषाण युग में, ताम्र पाषाण युग में, पूरा पाषाण युग में या फिर नवपाषाण युग में? तो तांबे की बात की जा रही है, तांबे का जो उपयोग किया गया था ताम्र पाषाण युग में कहा उपयोग किया गया था। ठीक है, ताम्र पाषाण युग में। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध धर्म संगीति का आयोजन किया गया था? इनमें से किस स्थान पर बौद्ध संगीतियाँ का आयोजन किया गया था? कश्मीर है, गया है, राजगीर है, पाटलिपुत्र है? इनमें से प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीतियाँ पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगीतियाँ कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? तो यह आपका किया गया था कहाँ? राजगृह में। पहली कहाँ की गई थी? राजगृह में। दूसरी कहाँ की थी? वैशाली में। और तीसरी कहाँ? पाटलिपुत्र। चौथी कुंडलवन कश्मीर में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो चौथा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शी मिलता है? देव नाम प्रियदर्शी से किसे जाना जाता है? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को, मौर्य सम्राट अशोक को, गौतम बुद्ध को, भगवान महावीर को? तो देव नाम प्रियदर्शी से जाना जाता है दोस्तों, सम्राट अशोक को जाना जाता है देव नाम प्रियदर्शी से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत पर किसका शासन था? गुप्त सम्राट का, मौर्य सम्राट का, मुगल सम्राट का या फिर शुंग सम्राट का? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में तो उस समय जो शासन था दोस्तों यह था मुगल सम्राट का, मुगल काल चल रहा था, जहांगीर के शासनकाल में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया कि जजिया कर, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम कौन सा? जजिया कर को पुनः लागू कौन किया था? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं?
तो जजिया कर को पुनः दोबारा लागू करने वाला जो है औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने सातवां इसमें पूछा गया है प्रश्न है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था किसमें? भूमि स्पर्श मुद्रा में, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, अभय मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा में दिए थे। तो गौतम बुद्ध जो है अपना सारनाथ में पहला उपदेश जो दिए थे यह दिए थे धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। यह भी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन है? किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन है दोस्तों? समुद्रगुप्त के, स्कंदगुप्त के, कुमारगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो हरिसेन जो दरबारी कवि थे यह कवि थे आपके दोस्तों किसके? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन? हरिसेन थे। चलिए अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? विद्रोह होने के बाद क्या परिणाम मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। पहला ही ऑप्शन सही है। क्या होगा? पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 10वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंगा, गंडक, पुनपुन नदी या फिर निरंजना नदी के तट पर? तो गौतम बुद्ध की बात की जा रही है तो गौतम बुद्ध को जो है निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या फिर गुरिल्ला युद्ध की रणनीति थी? गुरिल्ला युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? मराठा से, ब्रिटिश, मुगल, नायक। तो छापामार या गुरिल्ला पद्धति जो अपनाए थे दोस्तों यह अपनाने वाले मराठा साम्राज्य हैं। कौन है? मराठा साम्राज्य, शिवाजी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल जो है नर्तकी कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों? तो जो डांसिंग गर्ल है नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा मिली है उसे बनाने के लिए दोस्तों प्रयोग किया गया था कि मोम लोपी ढलाई की कास्टिंग भी कहा जाता है, मोम लोपी ढलाई से तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल हैं, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी हैं। तो हिंद स्वराज की बात की जा रही तो हिंद स्वराज के जो लेखक पुस्तक के हैं यह हैं महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? यह हमसे पूछा गया है। तो किस भाषा का वो लोग प्रचार प्रसार करना चाहते थे? वह थी आपकी दोस्तों अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक एक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत जो है दोस्तों यह है आपके अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है? नवरत्न विद्वान जो रहते हैं किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, श्रीगुप्त को, समुद्रगुप्त को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो बहुत विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है यह थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इन ऑप्शनों में से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने,
इसमें पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत में कौन शासक था जो सबसे कम समय तक शासन किया था। खिलजी था, लोदी था, सैयद था, तुगलक था। वंश की बात की जा रही है, कौन सा वंश जो है सबसे कम शासन किया था, तो यह किया था दोस्तों आपका खिलजी वंश जो है सबसे कम समय तक शासन किया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब कब्जे में लिया था। अवध को कब्जे में लिया था कैसे लिया। सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, या फिर राज्यों में अव्यवस्था के माध्यम से, या हड़प नीति के माध्यम से। डलहौजी की बात की जा रही तो डलहौजी कैसे अवध को कब्जे में लिया था, तो यह लिया था दोस्तों आपके हड़प नीति के तहत। ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। डलहौजी जो है अवध को हड़प नीति के तहत अपने कब्जे में ले लिया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है। हड़प्पा के स्थलों में से एक बंदरगाह मिला है, उसका नाम क्या है। लोथल है, नागपट्टनम है, महास्थानगढ़ है, या फिर सिकंदरिया है। तो हड़प्पा में दोस्तों एक बंदरगाह मिला है जिसका नाम है लोथल होगा। क्या है, लोथल। और इसकी बात करें तो किस नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। चलिए निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा किया गया था। सिपाहियों द्वारा, बागान श्रमिकों द्वारा, किसानों द्वारा, जमींदारों द्वारा। सभी को पता होगा 1857 की क्रांति जो है सिपाहियों द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही मेल कीजिए। दोस्तों सबसे पहले शासन कौन किया था, उसके बाद क्रमानुसार हमको लगाना है। तो सबसे पहले कौन शासन किया था इनमें से, तो सबसे पहले जो है इनमें से इल्तुतमिश होगा दोस्तों। सबसे पहले इल्तुतमिश को रखा जाएगा। फिर उसके बाद जो है कौन शासन किया था। इल्तुतमिश के बाद इनमें से अलाउद्दीन खिलजी था पहले। एक मिनट हम इसको लिख दे रहे हैं। पहले स्थान पर इसको रखा जाएगा, दूसरे पे अलाउद्दीन खिलजी है। तीसरे की बात करें, तीसरे पे है आपका आता शेर शाह सूरी, और चौथे पे आता है अकबर। चौथे स्थान पर अकबर आता है। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी वाले में हमारा बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश का शासन सबसे पहले, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेर शाह सूरी, फिर लास्ट में अकबर का है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। संत शिवाजी के समकालीन कौन व्यक्ति थे। तुकाराम थे, चैतन्य थे, नामदेव थे, शंकराचार्य थे। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम थे। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों। बंगाल की बात की जा रही, प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का। चरक संहिता संबंधित है। यह यूपी SSS पेट एग्जाम 2021 में पूछा गया था दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए चरक संहिता की बात की जा रही है। चरक संहिता किससे संबंधित है, तो इसका संबंध जो है दोस्तों किसे है, चिकित्सा से है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। अब इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों। कलिंग युद्ध है 261 में हुआ था, बिल्कुल सही है। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी, यह भी बात सही कही गई है। 622 ईस्वी में मुस्लिम लीग की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, यह गलत बताया गया है। 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो हमारा जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी कब हुआ, 1707 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला गलत बताया गया है, ठीक है, डी वाला गलत है। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए जो विदेशी यात्री थे। चीनी यात्री कौन कौन से पहले आए थे। टॉमस रो आया था, फाहयान आया था, वेन सांग आया था, और ऑप्शन आगे दिया गया है। इनमें से कौन सबसे पहले आया था, बस 3 ही व्यक्तियों में से दिया गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लेते हैं।
तो इनमें से सबसे पहले भारत में जो आया था दोस्तों, यह आपका आया था फाहयान। फाहयान को पहले नंबर पर रखेंगे। फिर उसके बाद इसके बाद जो आया था यात्री, वह था आपका ह्वेनसांग आया था। फाहयान के बाद ह्वेनसांग आता है, तो तीसरे स्थान पर रखा गया इसको, तीसरे नंबर का। फिर लास्ट में आया था टॉमस रो। तो दूसरा, तीसरा, पहला। पहले पे कौन था? पहले स्थान पे हम रखेंगे फाहयान को, दूसरे पे रखेंगे ह्वेनसांग को, और तीसरे नंबर पे रखेंगे टॉमस रो को। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन सी वाला हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों से किस युद्ध में पराजित हुआ था? बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं? सिराजुद्दौला की बात की जा रही, तो सिराजुद्दौला जो पराजित हुआ था, प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। कब युद्ध हुआ था दोस्तों प्लासी का युद्ध? कमेंट में बताइए आप, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति का समर्थन करने वाला कौन व्यक्ति था? तो हड़प नीति का जो समर्थन करने वाला था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में जो धनवंतरी थे दोस्तों, यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक को धनवंतरी कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर का, इसमें पूछा गया है, कह रहा कि मौर्यकालीन भारत में विवरण वाले इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज है, फाहयान है, ह्वेनसांग है, या इनमें से कोई नहीं है? इंडिका की बात की जा रही थी, इंडिका के लेखक जो हैं दोस्तों, यह है मेगस्थनीज। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें 31 नंबर का है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किसके द्वारा पारित किया गया था दोस्तों? यह किया गया था आपके कैनिंग द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार जो है कितने वर्ष कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध लगा था? कितने वर्ष की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध लगा था दोस्तों? तो यह लगा था 12 वर्ष की बालिका पर। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि 1795 से 1804 में बंगाल विनिमय अधिनियमों में घोषित किया गया था। कह रहा कि 1795 से 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों से घोषित किया गया था किसके? सती प्रथा को अवैध के रूप से। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, सही आंसर की बात करें, कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था। ठीक है, कन्या हत्या अवैध को घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? हंटर आयोग जो है किसके विकास पर अधिक बल दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, स्त्री शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर। तो हंटर आयोग की बात की जा रही, तो हंटर आयोग जो है प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जो है बल दिया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय जो है किसको जाता है? यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय जो जाता है दोस्तों, किसे जाता है? भारतीय शासक को, ब्रिटिश शासक को, मुगल शासक को, डच शासक को। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, यह जाता है ब्रिटिश शासक को। जो भारत में यातायात व्यवस्था है, इसकी शुरुआत जो है ब्रिटिश शासन में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? सबसे पहले महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। सबसे पहले महालवाड़ी व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने के हेतु वर्ष में कानून पारित किया था। किस वर्ष कानून पारित किया था?
तो यह पारित किया था दोस्तों 1829 ईस्वी में पारित किया था दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में एक कानून पारित किया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 38 नंबर का। इसमें पूछा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो यह किए थे दोस्तों बॉम्बे में, वर्तमान समय में मुंबई है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति हैं दोस्तों। तो इसकी स्थापना करने वाले हैं सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति हैं, सैयद अहमद खान है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो यह किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ी गई थी। प्लासी की जो लड़ाई हुई थी अंग्रेज के बीच में और किसके बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा है कि खाली स्थान दिया गया है कि कौन जो भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता हैं। राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले कौन भारतीय नेता हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने जो है राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय हैं। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति हैं। सभी को पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है। रामकृष्ण मिशन मुख्यालय का उसका कहाँ है दोस्तों। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है यह हमसे पूछा गया है। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो बेलूर मठ में है। कहाँ, बेलूर मठ में। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। 45 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में क्या किए थे। स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में क्या किए थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो होगा 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। क्या रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, कब किए थे। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 46 नंबर का। 46 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि किसमें जो है विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। कहाँ बताए थे दोस्तों। तो यह बताए थे आपके शिकागो में। शिकागो में विश्व धर्म संसद में 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। कहाँ, शिकागो में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 47 नंबर का। कह रहा है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा काल का कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने लोथल है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो इसका सही आंसर जो होगा धौलावीरा जो है यह 3 भागों में विभाजित था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो इसका सही अर्थ है मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए दोस्तों ऑप्शन आप। तो इसका सही आंसर जो होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो इनमें से कौन सा कथन सही कहा गया है, यह कहा गया है दोस्तों आपका कौन सा होगा। पहला ऑप्शन कहा गया कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता में एक हिस्से लोथल की खुदाई के खोज करने वाले कौन व्यक्ति हैं। दयाराम साहनी हैं,
राखलदास बनर्जी हैं, एस आर राव हैं, आर एस विष्ट हैं। तो लोथल की बात की गई है तो लोथल की खुदाई करने वाले हैं आपके आर एस राव हैं, एस आर राव हैं दोस्तों, एस आर राव। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है घोड़े के हड्डी या अवशेष कहाँ मिले हैं, यह मिले हैं आपके दोस्तों कहाँ से, सुरकोटदा से जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। इनमें से कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कालीबंगा नहीं है, कालीबंगा है दोस्तों, रोपड़ भी है, लोथल भी है, लेकिन पाटलिपुत्र यह नहीं है, यह सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा उपनयन समारोह से है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है उपनयन समारोह में। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है किस महाकाव्य से लिया गया है, तो यह लिया गया है दोस्तों आपका सही ऑप्शन होगा मुंडकोप उपनिषद से, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है आपके सामने 55 नंबर का, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। वेदों के जो है गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, संहिता कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, अरण्यक कहलाते हैं, उपनिषद कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, जो वेदों के गद्य प्रकरण को कहा जाता है ब्राह्मण। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1748 में, 1757 में, 1764 में या 1782 में। तो प्लासी का युद्ध की बात की जा रही है तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, और किसके बीच में लड़ा गया था, सिराजुद्दौला और किसके बीच में लड़ा गया था, आप कमेंट करके बताइए। एक तरफ सिराजुद्दौला था, दूसरी तरफ कौन व्यक्ति था, आप बताइए कमेंट में। चलिए इसमें पूछा गया कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्व का वर्णन मिलता है। किस देवता का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, वरुण का, इंद्र का, अग्नि का, शिव का। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन जो मिलता है इंद्र देवता का मिलता है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा। प्राचीनतम वेद इनमें से कौन है, सभी को पता होगा कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, यह प्रश्न तीसरी बार आ गया है कि किस लड़ाई में जो है अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो यह हराए थे दोस्तों 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 60 नंबर का, देख लेते हैं। पूछा गया कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य जिनका अर्थ क्या होता है। कैवल्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यह हमसे पूछा गया है। कैवल्य का अर्थ होता है दोस्तों दूसरों को शिक्षा देना या फिर दूसरों का अनुसरण करना या इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। तो कैवल्य का जो अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया कि 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे। 24वें तीर्थंकर या फिर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे आपके ऋषभ, कौन थे, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि जैन धर्म में 3 रत्न जिसे त्रिरत्न दिए जाते हैं उन्हें निवारण मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं। त्रिरत्न क्या है दोस्तों जैन धर्म के, सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों
जैन धर्म के जो त्रिरत्न है दोस्तों, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। ऑप्शन क्या होगा? डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है शीर्ष में एक स्तंभ पर था, कहाँ का था दोस्तों? कन्नौज का, गौतम बुद्ध नगर, संभल में या फिर सारनाथ में? तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है दोस्तों यह आपके सारनाथ में। कहाँ है? सारनाथ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 11वां है, 12वां, 13वां है या फिर 14वां है? तो प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख जो है 13वां शिलालेख है अशोक का। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 66 नंबर का। कह रहा कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? जब अशोक आक्रमण किया था कलिंग पर तो उस समय उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला था, पाटलिपुत्र था, उज्जैन या फिर तोसली थी? तो पूछा गया कि कलिंग की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो उसमें कलिंग की राजधानी थी तोसली। ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा, कलिंग की राजधानी थी तोसली। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि देव नाम में प्रिय नाम से किसे जाना गया है? देव नाम में प्रिय नाम से किसे नाम दिया गया है, यह हमसे पूछा गया है। तो देव नाम प्रिय नाम से जाना जाता है दोस्तों, यह आपके हैं और सम्राट अशोक को जो है देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है कौन सा शिलालेख है, यह हमसे पूछा गया। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों 13वां शिलालेख जो है कलिंग के युद्ध के बारे में बताता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किन में नहीं किया गया है? सारनाथ में, शाहबाजगढ़ी शिलालेख में या फिर धौली शिलालेख या इनमें से कोई नहीं? तो ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग नहीं किया गया था यह किया गया शाहबाजगढ़ी में, जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन था? कह रहा कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा था दोस्तों? स्तंभ था, स्तूप, चैत्य या फिर बरादरी था? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान जो था यह था आपका स्तंभ। ठीक है, स्तंभ था, पहला ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? यह था सआदत खां था। अवध का यह प्रथम नवाब था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि बृहद सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है? बृहद जो सांची का स्तूप है किस काल से संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, हर्षवर्धन काल से या फिर मौर्य काल से संबंधित है? तो सांची का स्तूप जो है दोस्तों यह संबंधित है आपके मौर्य काल से। ठीक है, मौर्य काल से। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि खगोलविद बराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? किसके दरबार में रहते थे बराह मिहिर और कवि कालिदास? यह रहते थे दोस्तों आपके किसके दरबार में? विक्रमादित्य के दरबार में। विक्रमादित्य के दरबार में बराह मिहिर और कवि कालिदास दोनों व्यक्ति रहते थे। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा 57 ईसा पूर्व से। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 75 नंबर का, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? कौन 5 इंडीज थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर आपका है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा होगा। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 76 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह कौन सा स्थल है?
हर्षवर्धन कहाँ बौद्ध सम्मेलन करवाया था, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया काशी, प्रयाग, अयोध्या, सारनाथ में। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, हर्षवर्धन जो बौद्ध सम्मेलन करवाया था यह प्रयाग में करवाया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। किसके मूल पाठ हैं दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। यह दोस्तों मूल पाठ हैं आपके यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है, किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र बताए गए हैं किस देवता को समर्पित हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सावित्री को। इसको सावित्री देवता को समर्पित हैं गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा गया कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण कौन सा है, यह हमसे पूछा गया है। तो सबसे पुराना की बात किया जाए, मत्स्य पुराण जो है यह सबसे पुराना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में? तो यह पराजित किए थे दोस्तों टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। कह रहा कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता जो इंद्र हैं किसके देवता हैं? इनमें से पूछा गया हवा के हैं, तूफान के हैं, वर्षा एवं चक्रवात के हैं या फिर अग्नि के हैं। तो वैदिक देवता जो इंद्र हैं दोस्तों यह हैं वर्षा एवं चक्रवात के देवता हैं। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने खाली स्थान में धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश कहाँ दिए थे? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध जो अपना पहला उपदेश दिए थे उसी को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही हो जाएगा, पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किए थे। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में, कुशीनगर में, बदायूं में, चित्रकूट में। तो इसका सही आंसर जो होगा है कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 84 नंबर का, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से त्रिपिटकों में से कौन नहीं है? इनमें से कौन शामिल नहीं है? अभिधम पिटक है, सुत्त पिटक है, उपासका पिटक, विनय पिटक। तो इनमें से जो शामिल नहीं है दोस्तों उपासका पिटक नहीं शामिल है, बाकी अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न है 85 नंबर का, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? अभी ऊपर प्रश्न था। तो यह दोस्तों बौद्ध धर्म से, किसे? बौद्धों से है त्रिपिटक का संबंध। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? तो फ्रांसीसियों की मदद करने वाले थे टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 87 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? दोबारा प्रश्न आया है, तो कहाँ हुआ? कुशीनगर में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि कह रहा है कि किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म में अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? प्रश्न है आपके सामने, किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किए थे? किसके दरबार में? हुमायूं के मकबरा में, महाबोधि मंदिर समूह में, कुतुब मीनार में या फिर लाल किला परिसर में? इसका सही आंसर होगा महाबोधि मंदिर समूह में। बी वाला बिल्कुल सही है। इसमें पूछा जा रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना गया? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद किस नाम से जाना गया दोस्तों? जिन नाम से, बुद्ध, ज्ञान, बोधि के नाम से जाना गया।
तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बाद जो है इन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। बोध गया जो बिहार का है वह एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए जो है यह तीर्थ स्थल जो है बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन क्या होगा? बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ को क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न है आपके सामने, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो क्या आप किस ऑप्शन में दिया गया? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ अपना पहला उपदेश दिए थे, ये इसलिए जो है सारनाथ प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पहले हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो यह था दोस्तों आपके थानेश्वर का शासक था। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। पूछा गया कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में किसका शासन था दोस्तों? तोमर वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का, तुगलक वंश का। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 12वीं शताब्दी में तोमर वंश का शासन था दिल्ली पर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो है यह कहाँ का शासक था दोस्तों? यह मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था? इनमें से कौन सा वंश है जो भारत के दक्षिण क्षेत्रों पर शासन नहीं किया था? चेर वंश है, पांड्य वंश है, राजपूत या फिर चोल वंश है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा राजपूत वंश है, दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 97 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित शहर में से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर किस शहर से स्थित है? जो श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर माना जाता है, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता की कब्रों का जो है घर माना जाता है, वह किस शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ऑप्शन में है आपके सामने मैंगलुरु या फिर मैसूर, बेलग्राम में है। तो यह जो है मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल था, रामपाल, गोपाल, महीपाल। तो पाल वंश का जो पहला शासक था दोस्तों यह गोपाल था। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला कौन शासक है? बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बाबर है? तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला कौन है? बलबन है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294 में, 1417 में या 1213 में या 1398 ईस्वी में? तैमूर जो है भारत पर तैमूर आक्रमण किया था, यह किया था आपके 1398 ईस्वी में। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश की नींव रखने वाला कौन शासक है? फिरोज शाह तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक है? तो तुगलक वंश की नींव रखने वाला जो शासक है गयासुद्दीन तुगलक है।
गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश की नींव रखा था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। दिल्ली में जो है अलाउद्दीन शासन किया था, कब से कब किया था, यह हमसे पूछा गया है। यह किया था दोस्तों 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली पर शासन किया था। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। खिज्र खान की बात की जा रही है तो खिज्र खान किससे संबंधित था, गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, सैयद वंश से या फिर शाह वंश से था। तो खिज्र खान जो है यह सैयद वंश से संबंधित था, इसका जो है राजवंश था। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता कहा जाता है एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबार के दरबारी कवि थे, इल्तुतमिश के, रजिया सुल्तान के, बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी को। अमीर खुसरो जो है दोस्तों यह थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इसके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब था। जो सिकंदर लोदी का शासनकाल है यह कब से कब था, तो यह जो 1489 से 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी जो है भारत पर शासन किया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है, आगरा में है, नई दिल्ली में, अवध में या फिर वारंगल में स्थित है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बनाया गया है अलाई दरवाज़ा यह स्थित है दोस्तों आपके कहाँ, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था। कौन शासक था जो कुतुब मीनार जो बनाया गया था दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का मीनार है, इसमें योगदान नहीं था, किसका नहीं था, फिरोज शाह तुगलक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश का। इनमें से किसका योगदान नहीं है, तो इसमें जो है सही आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी का जो है कुतुब मीनार में इसका योगदान नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का कुतुब मीनार में योगदान नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, जियाउद्दीन बरनी है, हसन निजामी है, इसामी है या फिर इब्न बतूता है। तारीख ए फिरोज शाही की बात किया जाए तो इसके जो लेखक हैं यह हैं आपके दोस्तों कौन है, जियाउद्दीन बरनी है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही होगा, जियाउद्दीन बरनी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक इनमें से कौन नहीं, अब्बास खां शेरवानी है, अमीर खुसरो हैं, जियाउद्दीन बरनी है, मिनहाज उस सिराज हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा अब्बास खां शेरवानी जो है यह दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार नहीं है, अब्बास खां शेरवानी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पर उतरा था। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर कब आया था, तो यह आया था 1498 ईस्वी में। चलिए प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था दोस्तों, हेमू था, फैजी, अबुल फजल, बैरम खां। तो अकबर का जो संरक्षक थे दोस्तों यह थे आपके बैरम खां। कौन थे, बैरम खान थे। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। कहाँ के मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था, तो यह बैठाया गया था कालानौर के सिंहासन पर। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था, तो यह किया गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था। थॉमस रो है मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था, आगरा के किले में, इलाहाबाद,
झांसी के या फिर अजमेर के किले में मिला था? तो थॉमस रो है, यह जहांगीर से जो मिला था, यह मिला था दोस्तों आपके अजमेर के किले में मिला था। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था शुरू किया था? भूमि मापने की व्यवस्था कौन शुरू किया था? बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां या फिर अकबर ने किया था? तो भूमि मापने की जो प्रथा चलाया था, यह दोस्तों चलाया था शेर शाह सूरी। कौन था? शेर शाह सूरी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? प्रश्न एक बार फिर से पढ़िएगा कि बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? तो कहाँ का दोस्तों नवाब था, यह हमसे पूछा गया है। तो 17 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, अवध के नवाब ने इलाहाबाद को कड़ा और मुगल सम्राट को सौंप दिया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? इनमें से कौन शासक है जो अनपढ़ था दोस्तों? तो अकबर जो है यह अनपढ़ शासक था। क्या होगा? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा कि अकबर जो है एक अनपढ़ शासक था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता है? जो पुलिस बल के मुखिया होते हैं, पुलिस अधीक्षक के जो अधीक्षक होते हैं, उनके क्या कहा जाता है? उनको पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था मुगल काल में? यह हमसे पूछा गया। दरोगा कहा जाता था, फौजदार, सूबेदार, कोतवाल कहा जाता था। तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को जो कहा जाता था, यह कहा जाता था दोस्तों कोतवाल के नाम से जाने जाते थे पुलिस बल के मुखिया, जो इस समय दरोगा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया गया था? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? कौन शासक था? शाहजहां था, अकबर, जहांगीर या किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया था? तो यह किया था दोस्तों आपका जहांगीर ने। जहांगीर जो है महाराणा प्रताप सिंह के बेटे जो थे, पुत्र थे, राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? जलालुद्दीन मोहम्मद जो है यह किस नाम से जाना जाता है? जलालुद्दीन मोहम्मद का क्या नाम है दोस्तों? तो इसे अकबर का नाम ही जलालुद्दीन मोहम्मद है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 122 नंबर का, कि ताजमहल के सुलेखक किसने जो है 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया था? कौन व्यक्ति था दोस्तों? कि ताजमहल के सुलेख जो है कैलीग्राफर कहा जाता है, सुलेखक या कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया था। कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर था अमानत खां सिराजी थे। कौन थे? अमानत खान सिराजी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुलंद दरवाज़ा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है मेरठ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहा जाता है। तो बुलंद दरवाज़ा दोस्तों उत्तर प्रदेश के आपके स्थित है, आगरा शहर में स्थित है, आगरा जिले में भी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में खड़ा है? जमा मस्जिद परिसर में है, लाल किला में है, कुतुब मीनार में है या हुमायूं के मकबरे में परिसर में स्थित है? तो जो लौह स्तंभ है दोस्तों यह स्थित है आपके कुतुब मीनार परिसर में। कहाँ है? कुतुब मीनार परिसर में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालक किस वर्ष शुरू किया था। अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है, तो इन्होंने शुरुआत किया था 1616 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि बुलंद दरवाज़ा खाली स्थान द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। हुमायूं के द्वारा है, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था, यह करवाया था आपका अकबर। कौन था। अकबर शासक बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि पंचमहल किससे स्थित, पंचमहल जो है किस में स्थित है, यह पूछा गया है। तो पंचमहल जो आपका स्थित है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। कहाँ है। फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। कौन शासक था जिसकी मृत्यु जो है उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन में है जहांगीर, शाहजहां, या अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन में दिया गया है बाबर, हुमायूं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों हुमायूं था। यह अपने पुस्तकालय भवन के सीढ़ियों पर गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। 1527 में, 1526 में, 1525 में, या 1524 में। तो इसका सही आंसर जो होगा, पानीपत की पहली लड़ाई होती है दोस्तों, यह होती है 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले की निर्माण किया गया था। आगरा का किला कौन बनवाया है दोस्तों। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, या फिर जहांगीर ने बनवाया है। तो आगरा के किले की बात किया जाए तो यह अकबर ने बनवाया है। कौन। अकबर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। इसका अभी हमने ऊपर पढ़ के आया कि पुलिस का जो मुखिया होता था, पुलिस का प्रमुख अधिकारी जो होता था, उसे कोतवाल कहा जाता था। पुलिस किस लिए होती है। तो पुलिस का जो काम होता है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है कि जो एक कोतवाल के सही भूमिका होती है वह कानून और व्यवस्था को बनाए रखे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 32 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है। बिहार के सासाराम में किसका मकबरा है। बहादुर शाह जफर का, अलाउद्दीन खिलजी का, शेर शाह सूरी का, या कुतुबुद्दीन ऐबक का है। तो बिहार के सासाराम में जो मकबरा है दोस्तों, यह किसका है। शेर शाह सूरी का है। सासाराम में इसका मकबरा है शेर शाह सूरी का। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्क में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है। तो बाबर द्वारा जो लिखी गई है दोस्तों, इस पुस्तक का नाम है, क्या नाम है। बाबर नामा है। क्या नाम। बाबर नामा है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। जहांगीर जो है शासनकाल कब से कब था उसका, जहांगीर का। तो इसका शासनकाल की बात किया जाए तो यह 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक 22 वर्ष शासन किया था जहांगीर। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा गया कि वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। रंगून में, ग्वालियर में, आगरा में, दिल्ली में। तो बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, यह हुई थी आपके रंगून में। कहाँ। रंगून में हुई थी बहादुर शाह जफर की मृत्यु। कह रहा कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या है। ऑप्शन ए, जहांदार शाह जो है इसे कठपुतली
मुगल शासक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना इनमें से किस शासक ने की थी। जो मोर सिंहासन था उसका निर्माण और उसके जो है लाल किले में स्थापित करने वाला कौन शासक है। शाहजहां है, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह है। इसका सही आंसर जो होगा, जो मोर सिंहासन था उसको लाल किले में स्थापित करने वाला जो शासक है दोस्तों, यह है आपका शाहजहां है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे। बीरबल थे, तुलसीदास थे, या आगे ऑप्शन दिया गया है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से सही ऑप्शन है रहीम खान थे या बैरम खान थे। तो अकबर का जो दरबारी कवि थे दोस्तों, यह आपके थे रहीम खान। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अकबर के नवरत्नों के बारे में से इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है सही ढंग से मैच नहीं खा रहा। चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि अबुल फजल वह अकबर के वाजिर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा लिखी गई थी। क्या यह बात सही है दोस्तों। यह बात बिल्कुल सही है। फिर अगला दूसरा कह रहा है कि राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तो राजा मान सिंह जो है अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, यही हमारा गलत होगा। औरंगजेब का कह रहा कि औरंगजेब का पुत्र था। एक मिनट, इसका प्रश्न का कहने मतलब दोस्तों कि औरंगजेब जो है किसका पुत्र था। ठीक है, औरंगजेब जो है किसका पुत्र था। बाबर का था, हुमायूं का, अकबर का, शाहजहां का। तो औरंगजेब जो है यह शाहजहां का पुत्र था, ना कि औरंगजेब का पुत्र पूछा है। बाकी पूछा है कि औरंगजेब जो है किसका पुत्र था, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पानीपत की द्वितीय युद्ध में किनके बीच लड़ा गया था। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है किसके किसके बीच में हुई थी। बाबर और लोधी, अकबर और हेमू, अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर लोधी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है यह अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ऑप्शन क्या होगा, बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। शराब को कौन सा मुगल बादशाह छूता नहीं था। अकबर था, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब था। तो शराब को जो नहीं छूता था दोस्तों, यह था कौन, औरंगजेब जो है शराब को छूता तक भी नहीं था। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें पूछा गया कि सही मिलान नहीं है, कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। जी बिल्कुल, बात यह सही कही गई है। निशांत बाग की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में, यह भी सही है। फिरोज शाह कोटला की बात किया जाए तो यह भी दिल्ली में स्थित है। बात किया जाए हुमायूं का मकबरा जो है इलाहाबाद में नहीं है। हुमायूं का मकबरा जो है दोस्तों यह कहाँ है, यह भी दिल्ली में ही है स्थित। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा गलत होगा, हमसे गलत पूछा गया था, तो डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि आईने ए अकबरी के किसने लिखा है। आईने ए अकबरी किसने लिखा है। फैजी हैं, बीरबल हैं, अबुल फजल हैं, मुल्ला दो पियाजा हैं। तो आईने ए अकबरी के जो लेखक हैं दोस्तों यह हैं अबुल फजल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था। भारत में काजू का प्रथम परिचय कौन लोगों ने कराए थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगालियों द्वारा जो है काजू का प्रथम परिचय कराया गया था। किसके द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। कह रहा कि हुमायूं नामा के लेखक कौन हैं। हुमायूं नामा के लेखक कौन है दोस्तों, यह हमसे पूछा गया है। हुमायूं हैं, गुलबदन बेगम है, इनायत खान है या फिर अहमद यादगार हैं।
पूछा गया है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है। तो हुमायूं नामा के लेखक जो हैं गुलबदन बेगम है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? बदायूनी हैं, अबुल फजल हैं, अब्बास खां शेरवानी हैं या फिर कैफी खान। तो अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक जो हैं यह अबुल फजल हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। अकबर के दरबारी संगीतकार कौन थे दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने अबुल फजल है, मियाँ तानसेन है, राजा बीरबल है या फिर राजा टोडरमल है। तो जो दरबारी संगीतज्ञ थे दोस्तों यह मियाँ तानसेन थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि अकबर के दरबारी संगीतकार कौन थे? तो मियाँ तानसेन थे। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ। कह रहा कि मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ था कब? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसके शासनकाल में हुआ था यह सब? मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व उत्पन्न हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों आपके औरंगजेब के शासनकाल में। क्या होगा? औरंगजेब के शासनकाल में मुगल और मराठों के बीच में जो है द्वंद्व प्रारंभ हो गया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में जो है असत्य बताया गया है। शिवाजी के विषय में कौन सा कथन जो है गलत बताया गया है। शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे। जी बिल्कुल, बात यह सही कही गई है। वे कट्टर हिंदू थे, यह भी बात सही है। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उसका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था। हाँ, यह भी बात सही है। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में उनका राज्याभिषेक होता है। बनारस के पंडित जो गंगा भट्ट हैं उनका राज्याभिषेक करवाते हैं। फिर अगला कह रहा है कि उन्होंने मुसलमानों को धर्मांतर के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था। नहीं, यह विवश नहीं किए थे। जिसका जो मर्जी कहे वह धर्म अपना सकता था। तो ऑप्शन क्या होगा? डी वाला हमारा गलत बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में किसके साथ पुरंदर की संधि की गई थी? जयसिंह के, जसवंत सिंह या शाइस्ता खां या अफजल खां के बीच में। तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में होती है। यह दोस्तों जयसिंह के बीच और शिवाजी के बीच में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं आता था। इनमें से कौन व्यक्ति है जो अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं आता था? ऑप्शन में दिया गया है पेशवा थे, मजूमदार थे, सुमंत थे, कोतवाल थे। तो इनमें से जो नहीं आता था दोस्तों यह था कोतवाल। कोतवाल अष्टप्रधान में नहीं आता था। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है 53 नंबर का कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसने किया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? किसके हाथों में था दोस्तों? संभाजी के, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई के शासन का। तो यह था दोस्तों ताराबाई के हाथों में था। औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है 154 नंबर का प्रश्न। इसमें कह रहा है कि शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे जो है औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। शिवाजी जो हैं किसे ईमानदार की उपाधि दिए थे? राजा राम को, ताराबाई को, साहू को या इनमें से कोई नहीं। तो जो ईमानदार की उपाधि दी गई थी दोस्तों यह दिया गया था ताराबाई को। किसको दी गई थी? ताराबाई को ईमानदार की उपाधि दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 55 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से किसको देशमुख पाटिल और नायक नाम से पुकारा जाता है। देशमुख और पाटिल नायक के नाम से पुकारा जाता है किसे? जागीरदार को, स्वतंत्र सरदार को, जमींदार को या फिर मनसबदार को। तो देशमुख या पाटिल नायक के नाम से पुकारा जाता था दोस्तों, यह पुकारा जाता था स्वतंत्र सरदार को।
55 का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। 56 नंबर की बात कर लेते हैं तो इसमें पूछा गया है शिवाजी के समय शरणों का पद संबंधित था। शरणों का जो पद था किससे संबंधित था? वित्तीय प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन से, स्थानीय स्वशासन से, या फिर स्थानीय प्रशासन या फिर सैन्य प्रशासन से था। तो शरणों का जो संबंध था दोस्तों यह था आपके सैन्य प्रशासन थे। किससे? सैन्य प्रशासन से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित जो है स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया गया था। प्रश्न है आपके सामने किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया गया था। पुर्तगालियों को पराजित किया गया था, कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा 1612 ईस्वी में। कब? 1612 ईस्वी में, 29 नवंबर 1612 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था। वर्ष में भारत में समुद्री मार्ग की खोज किया था। वास्को डी गामा जो है किस वर्ष भारत में जो है समुद्री मार्ग की खोज किया था? 1598 में, 1500 में, या फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन है आपका 1498 में, डी ऑप्शन है 1600 में। तो जो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोज करता है, यह भारत की जो है समुद्री मार्ग की खोज कब किया था? यह 1498 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसमें पूछा गया कि मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी आपकी 10 मई 1857 से शुरुआत हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी? अंग्रेजों की सहायता नहीं प्रदान की थी दोस्तों, यह थी आपकी अवध की बेगम हजरत महल थी। ठीक है, अवध की बेगम हजरत महल अगर बात करें 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रही थी, यह कहाँ से की थी दोस्तों? तो यह लखनऊ से जो है नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें 61 नंबर का पूछा जा रहा है। 1875 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोही में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला कौन है दोस्तों? कस्तूरबा गांधी हैं, भीखाजी कामा हैं, सरोजनी नायडू हैं, बेगम हजरत महल हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों बेगम हजरत महल है। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है 62 नंबर का। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को उसके कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। किस कारतूस पर आपत्ति थी दोस्तों? तो यह आपत्ति जो जताई गई थी एनफील्ड राइफल पर थी। किस पर? एनफील्ड राइफल पर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेशक नहीं है? इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था दोस्तों? तो कौन सा नहीं था? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका यह हो जाएगा मछलीपट्टनम था। कौन? मछलीपट्टनम। चलिए अगला प्रश्न है 64 नंबर का, इसमें पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जिसे तातिया टोपे भी कहा जाता है, अंग्रेजों ने 1859 में जो है फांसी दे दी थी। कहाँ फांसी दिया गया था तात्या टोपे को? यह हमसे पूछा गया है। तो तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी दोस्तों यह दिया गया था शिवपुरी महल में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि सन्यासी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जो सन्यासी विद्रोह हुआ था यह किस वर्ष हुआ था? 1920 में, या फिर 1857 में, 1935 में, 1942 में? सन्यासी नहीं दोस्तों, सिपाही विद्रोह पूछा गया है। सिपाही विद्रोह की बात किया जा रहा है, तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था यह आपका हुआ था 1857 में ही हुआ था। ठीक है, 1857 में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने,
इसमें पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। यह किस वर्ष की बात है? मार्ले मिंटो सुधार को किस वर्ष जाना जाता है? 1930, 1909, 1912 या 1939। तो मार्ले मिंटो की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1909। ठीक है, 1909। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना रुपए भुगतान करने के लिए सहमति जताई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना पैसा देने की सहमति बताई थी दोस्तों? यह बात कही गई थी, कितने रुपए की बात की गई थी? इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका 26 लाख रुपए। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच में चलाई गई थी? कब चली थी और किन दो स्थानों के बीच में चलाई गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो 1936 में बॉम्बे और ठाणे के मध्य, या फिर 1853 में बम्बई और सूरत के मध्य, 1853 में बम्बई और ठाणे के मध्य, या फिर 1851 में बम्बई और घाटकोपर के मध्य में। तो जो पहली बार ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों, यह 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर का देखते हैं, 169। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 1852 है, 1872 है, 1881, 1952 में। तो पहली जनगणना जो हुई थी दोस्तों, यह हुई थी आपकी 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की आयोजित किसने किया था? लंदन में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन व्यक्ति किए थे? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना किए थे, यह आपके किए थे दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि जो राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी, तो कौन सी थी? तो यह जो है दस्तक थी। यह जो है भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोला गया था? पहला डाकघर कहाँ खुला था दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, सिक्किम है, पुणे, मद्रास, या फिर बॉम्बे है। तो इसका सही आंसर जो होगा, पहला डाकघर 1764 ईस्वी में यह खुला था बॉम्बे में। कहाँ? बॉम्बे में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? कौन था दोस्तों? दक्षिण भारत का कौन राजा था? तो यह थे दोस्तों आपके कौन व्यक्ति थे? मार्तंडे वर्मा थे। कौन थे? मार्तंडे वर्मा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 74 नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जो बेल्लोर विद्रोह है यह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1812 में, 1800 में, 1806, 1813 में। तो बेल्लोर विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 1806 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था?
प्रश्न एक बार फिर से पढ़िएगा कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था? किस वर्ष किया गया था? 1800 में, 1805 में 1806 या फिर 1809 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो यह किया गया था दोस्तों आपके 1809 ईस्वी में। ठीक है, 1809 ईस्वी में। हमारा प्रश्न जो है दोस्तों आज का यहीं समाप्त होता हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप शुरू से लेकर हम लास्ट तक जुड़े रहे होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा ज़रूर दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जिससे कि हम आगे की और वीडियो बना सके। हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंटों से दोस्तों। ठीक है, तो आप यह एक कमेंट करके बताइएगा कि आगे जो है किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, जिसमें से हमने RWA का प्रैक्टिस जो बुक है, RWA की पेट की बुक है 2023 की, इसमें से हमने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ ही साथ हिस्ट्री आज कंप्लीट कर दिया है। 3 सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो गए हैं आपके। अब किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए आप कमेंट करके बताएंगे तो उसी टॉपिक पे कल का वीडियो रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।